डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से और पाइए ऑसम वीडियोस जो आपको आपकी एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। आपको इसकी जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में पिन की हुई मिल जाएगी। तो जल्द से जल्द एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। ये देखिए दोस्तों, का ज़बरदस्त कोड बोली गई है कि यू आर ऑलवेज वन डिसीजन अवे फ्रॉम टोटली डिफरेंट लाइफ। मतलब आपको अगर अलग लाइफ चाहिए, अगर आप औरों से हटकर ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो आपके और उन लोगों के बीच में जो कॉमन ज़िंदगी जी रहे हैं, सिर्फ एक डिसीजन का फ़र्क है। वो एक डिसीजन अगर आपने ले लिया तो आप औरों से अलग हो जाओगे। और लोग जो ज़िंदगी जी रहे हैं उनसे अलग ज़िंदगी आप जियोगे, उनसे बेहतरीन ज़िंदगी आप जियोगे। सिर्फ फ़र्क है उस डिसीजन लेने का। सिर्फ आपको डिसीजन लेने का करेज अगर मिल गया, सिर्फ आपको डिसीजन लेने की हिम्मत अगर मिल गई, तो आपकी लाइफ जो है कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है। तो मुझे आप ज़रूर बताइए कि क्या आपने वो डिसीजन लिया है या नहीं। इन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 23 अप्रैल का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टेट है, ये स्टेट कौन सा है ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है। स्टेट के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी वो इन्फॉर्मेशन आपको लिखना है। मतलब कि जैसे कैपिटल हो गई, उसी के साथ चीफ मिनिस्टर कौन है, फ्लोरा फौना, नेशनल पार्क, जो भी बर्ड सेंचुरी, जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी वो इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक कोड जो है वो लॉन्च किया गया है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, जो है कंबाइंड एग्ज़ाम के लिए, जो एमपीएससी की कंबाइंड एग्ज़ाम होती है उसके लिए कोर्स लॉन्च किया गया है। और इस कोर्स में आपको सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी। टोटल 50 दिन का ये कोर्स रहने वाला है। कंबाइंड एग्ज़ाम मतलब पीएसआई, एसटीआई, एएसओ के लिए। अब इसमें आपको अलग अलग जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर अगर आपको कोड ज्वाइन करना है तो रेफरल कोड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा MMBean, क्योंकि यहाँ पर लाइव सेशंस होने वाले हैं। लाइव सेशन में मैं भी यहाँ पर एक सेशन ले रहा हूँ करंट अफेयर्स का, जहाँ पर सारे करंट अफेयर जो है, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PDF सब आपको मिलेंगे। इंटरेक्टिव लेसन्स आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, डाउट्स आपके क्लियर हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल साइंस जो है उसका भी यहाँ पर आपको एक बैच नज़र आएगा। जनरल साइंस में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, तो ये भी आपका क्लियर कट लिया जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो CSAT का पेपर है वो भी लिया जाएगा। तो CSAT का पेपर जो है, मतलब CSAT का जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो वो भी यहाँ पर कवर किए जाएंगे। मतलब ये काफ़ी हाई स्कोरिंग बैच है जिसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं कंबाइंड एग्ज़ाम में। तो अगर आपको क्लियर करना है तो जल्द से जल्द यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो है वो लीजिए और इस बैच को ज्वाइन कीजिए। उसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है, रेफरल कोड MMBean। तो जल्द से जल्द MMBean ये कोड का इस्तेमाल करके आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। अब यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन अगर हम देखते हैं तो उसमें सबसे बड़ी न्यूज़ मतलब जियो डील जो हुई है रिलायंस और फेसबुक के बीच में, तो उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। तो समझने की कोशिश करेंगे कि किसका कितना फ़ायदा होने वाला है। उसी के साथ साथ ये वाला जो आर्टिकल है ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, केरला किस तरीके से फाइट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई है, किस तरीके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, क्या क्या वहाँ पर चल रहा है। उसी के साथ साथ ये वाला जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल इंडिया ने जो FDI रूल्स टाइट किए हैं, तो किस तरीके के FDI रूल्स लाए हैं, चाइना इससे क्यों अपसेट है, ये भी चीज़ हमने देखी हुई है। लेकिन फिर भी फास्ट तरीके से ये भी आर्टिकल को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर हम एडिटोरियल पेज, आइडियाज़ पेज देखते हैं तो उसमें कंप्लीटली हमें जो कोरोना वायरस है उसी के बारे में जो आर्टिकल्स है वो देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर ये वाला अगर आप आर्टिकल देखते हो तो मतलब अब यहाँ पर जो नई स्कूल यहाँ पर बिल्डअप हो सकती है, जो कि डिजिटल स्कूल है, उसके बारे में बात की जा रही है। अब देखिए, जो लॉकडाउन यहाँ पर लगा है उसकी वजह से जो बच्चे हैं स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मतलब जो पढ़ाई है उनकी यहाँ पर अफेक्ट हो रही है। लेकिन ऐसे सिनारियों में यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है, इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है, तो अब यहाँ पर जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो भी यहाँ पर दिया जा रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो भी यहाँ पर मिल रहा है। तो ऐसे सिनारियों में यहाँ पर जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसकी वजह से जो बच्चे हैं उन्हें फ़ायदा ऑफकोर्स हो रहा है और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं।
अब देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर रिजल्ट्स हम अभी नहीं देख सकते हैं कि रिजल्ट जो है बहुत बेहतरीन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में जहाँ पर बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जहाँ पर एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे सिनारियों में ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑनलाइन लर्निंग है, ये इन्हें काफ़ी बेनिफिट दे रही है। अब जो सरकार है उन्होंने जो एसेंशियल सर्विसेज की लिस्ट जारी की थी, जिसमें 21 तारीख के बाद से जो भी चीज़ें शुरू रहेगी, 22 तारीख के बाद से जो भी चीज़ें शुरू रहेगी, उसमें उन्होंने जो ऑनलाइन एजुकेशन है या फिर डिस्टेंस लर्निंग है उसे यहाँ पर प्रमोट करने की बात की है। मतलब आने वाले दिनों में जो ऑनलाइन लर्निंग है ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि हमने काफ़ी पहले से ही यहाँ पर शुरू कर दी है जो ऑनलाइन एजुकेशन है ये। और इसी के चलते यहाँ पर MM एकेडमी ऐप जो है वो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो देने ही वाला है। क्वालिटी एजुकेशन जो है उसका ज़माना आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आएंगे, लेकिन क्वालिटी जो देंगे वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो ऑनलाइन लर्निंग होती है, तो स्कूल में यहाँ पर जो बच्चे हैं उनका इंटरेक्शन भी यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि अगर हम स्कूल देखते हैं तो वहाँ पर जो टीचर्स है, अब देखिए टीचर जो है उन्हें हम इतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं जितना देना चाहिए, उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं जितनी देनी चाहिए, ये सब आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, ठीक है। उतना हम यहाँ पर रिस्पेक्ट जो है वो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो टीचर्स है वो भी जिस तरीके से जो हेल्थ वर्कर्स है वो काम कर रहे हैं, ये भी तो उसी तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब जो बच्चे हैं उनकी साइकोलॉजी जो होती है, उनकी मेंटेलिटी जो होती है, उन्हें यहाँ पर जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करना, नॉलेज प्रोवाइड करना, तो उनका भी जो तवज्जो है वो उतना ही बड़ा है, लेकिन उतनी रिस्पेक्ट उन्हें यहाँ पर नहीं दी जा रही है। तो ऐसे सिनारियों में यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए? ऐसे सिनारियों में यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं उन्हें यहाँ पर इंकरेज करना चाहिए। और जब हम ऑनलाइन लर्निंग की बात करते हैं तो वहाँ पर अलग अलग इंटरेक्शन के थ्रू यहाँ पर चीज़ें जो है वो हो सकती है, और जिसके तहत जो टीचर्स हैं वो भी मोटिवेट हो सकते हैं नई नई चीज़ें लाने के लिए। अब जैसे अगर आप देखोगे इनोवेशंस होते रहते हैं, अलग अलग पिक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन करना, अलग अलग जो एनिमेशन है उसके थ्रू एक्सप्लेन करना, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसे बढ़ावा देते हैं, अगर खासकर सरकार इस चीज़ को बढ़ावा देती है, तो बट ऑब्वियस है कि इसमें हम बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। जो एनिमेशंस है ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके और ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन जो है हम इसे बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप बायजूस देखोगे, उन्होंने डिज्नी के साथ यहाँ पर कोलैबोरेट किया है, जहाँ पर आपको कार्टून्स के जरिए जो पढ़ाई है वो यहाँ पर कराई जा रही है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे इनोवेशन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इस आर्टिकल में देखने को मिल रही है। ये वाला आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है कि किस तरीके से हम यहाँ पर इकोनॉमी जो है उससे भी बाहर निकल पाए, क्योंकि इकोनॉमी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उससे निकल पाए। तो ये आर्टिकल पे हम नज़र डालेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल जो फिस्कल कंसर्न है उसके बारे में बात कर रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे ये वाला आर्टिकल ऑयल प्राइसेस के बारे में बात कर रहा है। तो सारे आर्टिकल्स हमें इसी तरीके के देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम कोरोना वायरस के केसेस के बारे में देख लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, इनमें जो रुकावट है वो नहीं आ रही है। रुकावट इन द सेंस रुकावट ही आनी चाहिए। यहाँ पर केसेस कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, किसी दिन कम होते हैं, किसी दिन ज़्यादा होते हैं, मैटर नहीं करता है। लेकिन जब लगातार 3-4 दिन जो केसेस है वो स्टॉप हो जाए, बढ़ना ही बंद हो जाए, तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोरोना वायरस जो है उस पर हमने फतेह हासिल कर ली है। लेकिन अब तक ऐसा सिनारियो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। उसी के साथ साथ जो डेथ है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर हम यहाँ पर कोरोना वायरस केसेस इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में भी 21,000 के ऊपर केसेस जा चुके हैं, और 681 तक डेथ जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो जियो यहाँ पर डील की गई है रिलायंस और फेसबुक के बीच में। अब देखिए रिलायंस और फेसबुक दोनों ही काफ़ी रिच एंटिटी है, उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, और जब पैसा होता है तो एक्सपांशन जो है वो देखा जाता है, एक्सपांशन देखा जाता है। और ऐसे सिनारियों में यहाँ पर जब डील हो रही है तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि किसी एक को ही फ़ायदा होगा यहाँ पर, बट ऑब्वियस है कि म्यूचुअल बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ले ऑफ नहीं किया गया है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई डेप्थ है तो उसे कर्जा जो है उसे मुक्ति के लिए कुछ किया जा रहा है, दान किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जब कोलैबोरेशन हो रहा है तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट होगा। अब जब हम यहाँ पर फेसबुक की बात करते हैं तो फेसबुक ने 9.99% स्टेक्स, मतलब ऑलमोस्ट 10% स्टेक जो है, अब जब भी यहाँ पर 10% से कम स्टेक होते हैं तो हम उसे माइनॉरिटी स्टेक होल्डर कहते हैं, और 10% से ज़्यादा किसी के स्टेक होते हैं तो हम उसे मेजोरिटी स्टेक होल्डर कहते हैं। तो अब यहाँ पर जो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर है फेसबुक बन चुका है रिलायंस जियो में, और 9.99% स्टेक ही कितने के हैं, ये है 43,574 करोड़ के। तो हाँ, ये माइनॉरिटी है। खैर, तो यहाँ पर जो रिलायंस है उसमें जो मार्क जुकरबर्ग है, मतलब फेसबुक है, उसने इतने ज़्यादा स्टेक्स जो है वो ख़रीद लिए हैं।
अब यहाँ पर देखिए जो अंबानी है, रिलायंस है, उनका ये बोलना था कि हमें यहाँ पर कर्ज जो है वो पूरा कर्ज से मुक्ति चाहिए। तो अब यहाँ पर इतने जब स्टेक्स खरीद लिए हैं तो क्या यहाँ पर रिलायंस अंबानी जो है उनके यहाँ पर पूरा कर्जा जो है वो डूब जाता है? तो इसे समझने के लिए हमें दोनों पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जो मार्क जुकरबर्ग है, मतलब फेसबुक है, उससे क्या फ़ायदा होगा, और यहाँ पर जो अंबानी है उन्हें क्या फ़ायदा होने वाला है, मतलब रिलायंस को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस की, तो इसमें जो अंबानी है उन्होंने कहा था कि मैं 18 महीनों के अंदर अंदर इसे जीरो नेट डेप्ट कंपनी बनाऊंगा। मतलब यहाँ पर किसी भी तरीके का कर्जा जो है वो रिलायंस कंपनी पर नहीं रहने वाला है। इस तरीके की कंपनी जो है वो मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो समझ लीजिए 1.5 से लेकर 2 लाख तक, मतलब 2 लाख करोड़ तक इतना जो कर्जा है वो यहाँ पर रिलायंस कंपनी पर देखने को मिलता है। रिलायंस जो कंपनी है बहुत बड़ी है ना, बहुत बड़ी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर इतना कर्जा जो है वो देखने को मिल रहा है। अब ऐसे सिनारियों में जब यहाँ पर जो कर्जा है उससे मुक्ति चाहिए, क्योंकि बट अब ऐसे किसी भी कंपनी को अगर पैसा एक्सपांड करना है खुद की कंपनी को, तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है कि वो लोगों से पैसा उठाए, किस तरीके से, शेयर्स के जरिए, या फिर जो डेप्थ होते हैं उसके ज़रिए, जो बॉन्ड्स हम बोल सकते हैं, बॉन्ड्स के ज़रिए। और दूसरा जो रास्ता होता है वो होता है लोन्स के ज़रिए। लोन्स के ज़रिए भी वो पैसा उठा सकते हैं बैंक से। अब यहाँ पर ठीक है, शेयर्स के ज़रिए, बॉन्ड्स के ज़रिए जो उठा रहे हैं उसमें ये हम कर्जा नहीं बोल सकते हैं कि कर्जा है उनके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर शेयर जो ले रहे हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर कंपनी के उतने परसेंट के ओनर बन जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर शेयर को हम कर्जा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर लोन लिया गया है उसे हम बोल सकते हैं कि कर्जा है। अब यहाँ पर जब कर्जा है तो बट अब ऐसे कि कर्जा मुक्ति जब इन्हें करना है तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ये यहाँ पर जो लोन है इसके पैसे यहाँ पर शेयर में ये कर लेंगे, मतलब कन्वर्ट कर लेंगे। एक बार शेयर में कन्वर्ट हो जाए तो बट ऑब्वियस है कि लोन जो है वो पूरा फैक्टर यहाँ से निकल जाएगा, हमारे ऊपर कोई भी लोन नहीं रहेगा। तो इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पर जो FDI है वो आ सके, जिससे कि लोग शेयर जो है या फिर बॉन्ड जो है उसके जरिए हम पैसे रेस कर सके जितनी भी हमें ज़रूरत है। तो ये उन्होंने टारगेट रखा था 18 महीने में कंप्लीट करने का। तो ये अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो इनकी इमेज जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। एक रिलायबिलिटी जो है रिलायंस में वो आ जाएगी कि जो ये बोलते हैं वो ये करते हैं, और जो ये नहीं बोलते वो मोदी जी करते हैं। तो खैर, तो यहाँ पर 18 मंथ्स में इनका ये टारगेट है कि इनको पूरा जो जीरो डेप्थ है वो करना है। तो इतना डेप्थ जो इनके ऊपर है ये उन्हें हटाना है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेनिफिट और क्या है, मतलब यहाँ पर ऐसा है क्या कि सिर्फ कर्जा जो है वो ख़त्म करने के लिए फेसबुक को बेच रहे हैं, या फिर फेसबुक जो है वो ख़रीद रहा है, जिससे कि इन्होंने इन्होंने यहाँ पर प्रॉमिस किया है ना, इनकी ज़बान यहाँ पर इन्होंने दी है, तो इनकी ज़बान जो है उस पर वो खरे उतरना चाहिए। इसीलिए मैं इनकी मदद करूँगा इनकी ज़बान को ऊपर रखने के लिए, और मैं यहाँ पर इनका जो कर्जा है वो ख़त्म कर दूंगा। ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। जहाँ पैसा होता है वहाँ इमोशंस जो है वो इतना मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पर सब कुछ होता है म्यूचुअल बेनिफिट्स पर। कैपिटलिज्म इज ऑल अबाउट म्यूचुअल बेनिफिट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फेसबुक रिलायंस की जो डील है ये जियो मार्ट को काफ़ी बूस्ट करेगी। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली जियो मार्ट के बारे में अगर आपने सुना होगा, जियो मार्ट जो है ये ऑलरेडी जो अंबानी है ये टक्कर देने के लिए तैयार है जो भी यहाँ पर रिटेल ग्रोसरीज होती है उसमें, है ना। तो इसीलिए जियो मार्ट के शॉप्स जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे, और वहाँ से अब ऑनलाइन, इसमें भी ऑनलाइन रिटेल में भी यहाँ पर जो रिलायंस है वो उतरना चाह रहा है। अब रिलायंस यहाँ पर उतरना चाहेगा तो बट ऑब्वियस है कि उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर ऑलरेडी जो लोग हैं उनका ह्यूज बेस हो, जिसके थ्रू ये जो चीज़ है वो अचीव कर सकते हैं। बट ऑब्वियस है कि जब भी रिलायंस जो है वो कहीं पर भी मार्केट में उतरता है तो ब्लू ओशन थियरी का इस्तेमाल करता है। ब्लू ओशन थियरी मतलब क्या है कि सिर्फ वही वहाँ पर रहेगा, बाकी कोई भी दिखाई नहीं देगा। जैसे कि जब जियो ने एंट्री मारी थी उस टाइम पर सब कुछ फ्री कर दिया था, सब कुछ फ्री। तो सब कुछ फ्री करने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो बाकी है, भारतीय एयरटेल आप बोलिए, जो आइडिया है आप बोलिए, वोडाफोन बोलिए, इनका क्या हुआ, मार्केट पूरा स्क्वीज हो गया। मतलब यहाँ पर जो मार्केट लीडर बने हुए थे, जहाँ पर इंटरनेट के बहुत हेवी चार्जेस चार्ज कर रहे थे, वहाँ पर जब जियो ने एंट्री मारी, फ्री में यहाँ पर इंटरनेट बांटना शुरू कर दिया, फ्री में यहाँ पर वॉइस कॉल बांटना शुरू कर दिए, इनका मार्केट श्रिंक हो गया। इनको अपने प्लान्स में, डाटा प्लान्स में चेंजेस लाने पड़े। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। और इतना ही नहीं, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो रिलायंस है, जो जियो है, वो यहाँ पर अकेला मोनोपोली जो है क्रिएट करने की कोशिश कर लिया, जो जब तक ट्राई ने उसमें एंट्री नहीं मारी।
तो इसे हम कहते हैं ब्लू ओशन थियरी मार्केटिंग केस में। तो ब्लू ओशन थियरी जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो ब्लू ओशन थियरी यहाँ पर भी जो रिलायंस है वो अपनाना चाहता है, इसलिए ऑलरेडी जिसका ह्यूज बेस है वो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहता है, जो कि है व्हाट्सएप, जो कि फेसबुक, जो कि इंस्टाग्राम, है ना। इंडिया में ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा चल रही है। तो यहाँ पर व्हाट्सएप अगर इस्तेमाल देखे तो उसका बहुत ही ज़्यादा बेस है, बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत सारे लोग जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे सिनारियो में यहाँ पर जो रिलायंस है वो चाहेगा कि जियो मार्ट जो है उसे यहाँ पर बूस्टअप करने के लिए हम यहाँ पर व्हाट्सएप जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने के लिए बट ऑब्वियस है कि जो फेसबुक है उसके साथ टाई अप करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर बहुत अच्छी डील जो है रिलायंस के लिए हो सकती है। उसी के साथ साथ वर्चुअल रियलिटी की अगर हम बात करते हैं, रिलायंस जियो जो है वो कुछ ऐसे बड़े इंडियन कंपनीज में से हैं जिन्होंने जो कंज्यूमर है उन्हें इंटरनेट दिखाया है कंज्यूमर वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी मतलब क्या होता है कि हमें जो एक्चुअल में है वो दिखाई देता है लेकिन वो एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है। जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है, इस तरीके से दिखाई देता है। तो वर्चुअल रियलिटी आपने देखा होगा ना, वो एक बड़ा सा एक गॉगल टाइप का आता है, उसमें से आपको सब कुछ रियलिटी में दिखाई देता है। तो ऑन दी अदर हैंड फेसबुक अगर देखा जाए तो वो ऑक्यूलस जो है वो ओन करता है, जो कि यहाँ पर VR हेडसेट जो है उसका बेसिक फर्स्ट कंपनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि दोनों को यहाँ पर म्यूचुअल बेनिफिट मिल जाएगा कि यहाँ पर जो फेसबुक है उसको यहाँ पर ह्यूज डाटाबेस मिल जाएगा जो कि जियो ने यहाँ पर बनाकर रखा है इंटरनेट में, है ना। इंटरनेट कनेक्टिविटी में जियो जो है उसका ह्यूज बेस है यहाँ पर, इसलिए फेसबुक को वो मिल जाएगा। और रिलायंस को क्या मिलेगा, रिलायंस को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ पर वो ये चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जियो जो है ऑलरेडी यहाँ पर मिक्स रियलिटी प्लेटफॉर्म जो है वो यहाँ पर होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर आप बोलिए जो ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस है या फिर जो वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल सकती है दोनों के साथ आने से, और दोनों को यहाँ पर म्यूचुअल बेनिफिट होगा। वीडियो स्ट्रीमिंग अगर देख लिया जाए, गेमिंग और स्ट्रीमिंग में अगर देखें तो फेसबुक जो है ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गेम्स जो है उसके पीछे जा रहा है। और यहाँ पर अगर देखा जाए जियो का ऑलरेडी यहाँ पर बेस बना हुआ है जियो मूवीज़ प्लेटफॉर्म पर। तो इसके थ्रू यहाँ पर क्या होगा, जो सब्सक्राइबर्स है वो यहाँ पर जियो के पास तो है ही, और यही सब्सक्राइबर जो है फेसबुक को भी मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, दोनों को यहाँ पर म्यूचुअल बेनिफिट जो है वो हो सकता है। और इतना ही नहीं, तो यहाँ पर पेमेंट जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फेसबुक और जियो अगर देखा जाए तो उन्होंने यहाँ पर पेमेंट स्पेस में भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, जहाँ पर जियो जो है उनका जियो मनी एप्लीकेशन है, फेसबुक जो है ये यहाँ पर लोगों को ये करेगा कि आप पेमेंट कर सकते हो व्हाट्सएप से। नाउ UPI बेस्ड प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन जो है इंडिया में देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर दोनों को बेनिफिट होगा, है ना। पेमेंट सिस्टम से दोनों को बेनिफिट होने वाला है। दोनों के पास जो ह्यूज बेस है, एक दूसरे की म्यूचुअल बेनिफिट से ये लोग और ज़्यादा ऊपर बढ़ सकते हैं और ज़्यादा बड़ा बन सकते हैं। तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर फेसबुक जो है उसने जब इन्वेस्टमेंट किया है तो कितना सोच समझ के किया ही होगा। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत अच्छी तरीके की यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो इन्वेस्ट मतलब जो रेट्स है सेंसेक्स है वो नीचे आ गया है तो इन्वेस्टमेंट कर दो और फिर जब सेंसेक्स ऊपर चला जाएगा सारे शेयर्स बेच के बाहर निकल जाओ। हाँ, ऐसा नहीं। यहाँ पर ये पार्टनरशिप जो है वो होने वाली है। यहाँ पर जो फेसबुक आ रहा है, जैसे बोलते हैं ना, आया हूँ तो कुछ लेकर ही जाऊँगा, उस तरीके से यहाँ पर फेसबुक जब आया है तो कुछ बड़ा लेकर ही जाएगा। और उसी के साथ साथ हमारे जो मोटा भाई है वो भी कोई पागल नहीं है, वो भी यहाँ पर जब लाया है तो कुछ निकाल कर ही जाएगा। तो फेसबुक को जब यहाँ पर इंडिया में लाया है तो कुछ निकाल कर ही जाएगा उसमें से, जिससे कि हमें फ़ायदा होने ही वाला है। तो ये भी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहाँ जो मार्क जुकरबर्ग है वो सोच रहा होगा कि वाह हमने क्या डील कर लिया, हमको इतना बड़ा यूज़र बेस मिल गया इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हम तो टारगेट कर लेंगे। और यहाँ मोटा भाई बोल रहे हैं भैया गुजराती नो समझो नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें जो है हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है, ऑन लाइटर नोट। और उसी के साथ साथ यहाँ पर टिकटॉक जो है उसको भी टक्कर देने के लिए जो फेसबुक है उसने लैसो लॉन्च किया। अब यहाँ पर लैसो जो है ये यहाँ पर टिकटॉक को टक्कर देना चाह रहा है। अब टिकटॉक का भी बहुत बड़ा यूजर बेस जो इंडिया में हमें देखने को मिलता है, और फेसबुक जो है वो क्या करेगा, वो यहाँ पर जियो के सारे, क्योंकि देखिए जब से जियो ने एंट्री मारी है तब से टिकटॉक, यूट्यूब ये बहुत ज़्यादा चल गया है हमारे भारत में। तो इस तरीके से यहाँ पर जियो के साथ मिलकर फेसबुक जो है इसको भी यहाँ पर प्रमोट करेगा, और यहाँ पर बहुत बड़ी टक्कर जो है, कॉम्पिटिशन जो है वो यहाँ पर टिकटॉक को दे सकता है। और बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर इंडियंस जो है उन्हें भी ये समझना चाहिए कि कौन सी चीज़ इस्तेमाल करना है, कौन सी नहीं करना है। जो हमें यहाँ पर जो दूर ढकेल रहा है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जिस कंट्री की वजह से, तो उस कंट्री के ऐसी कुछ चीज़ें जो हम अवॉइड कर सकते हैं वो ज़रूर अवॉइड करना ही चाहिए।
है ना। अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे मशीनरी है, कुछ एसेंशियल इक्विपमेंट्स है जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसी जो चीज़ें हैं जो हम पर निर्भर करती है, मॉडर्न हिस्ट्री का जो लेक्चर मैं आपका ले रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर जो एमएम एकेडमी ऐप पर ले रहा हूँ, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो लोकमान्य तिलक है, मतलब हम देखेंगे आगे जब लोकमान्य तिलक आएंगे तब हम देखेंगे कि 1907 में जब स्प्लिट हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ था, उसके बाद फिर लोकमान्य तिलक को अटक कर लिया गया था। 1914 में वो जेल से बाहर आते हैं और इतने साल जेल में रहने के बावजूद, मतलब 1913-14 में बाहर आते हैं, इतने साल जेल में रहने के बावजूद बाहर आकर वो सबसे पहले क्या पूछते हैं, कितनी प्रोसेस आगे बढ़ी है, चलो मैं होम रूल लीग जो है वो शुरू कर रहा हूँ। मतलब आप सोचिए कि उस टाइम पर लोगों में इतना जज्बा था। उसी के साथ साथ जो स्वदेशी मूवमेंट हुई थी उसमें जो लॉन्ड्री वाला इंसान है, जो कपड़े धोता है, वो फॉरेन क्लोथ्स को लेने से मना कर रहा था। मतलब इतना हमें जज्बा जो है उस टाइम पर देखने को मिला था। क्या हम ऐसा जज्बा आज नहीं कर सकते हैं? क्या हमारे लिए एंटरटेनमेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि हम यहाँ पर जो देश हमारे लिए इतना ये कुछ कर रहा है उसे हम रोक नहीं सकते हैं? तो ये भी चीज़ हमें सोचने वाली बात है। खैर, तो यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं तो उसमें आ रहा है कि इंडिया जो उसने एफडीआई रूल्स यहाँ पर टाइटन किए, तो चाइना यहाँ से क्यों अपसेट है? हाँ भैया, अपसेट के मतलब ये तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। अपसेट क्यों है यहाँ पर चाइना जो है वो हमें अपसेट क्यों नज़र आ रहा है? तो हमने यहाँ पर देखा हुआ है कि जो चाइना है उसने यहाँ पर एचडीएफसी में स्टेक्स जो है वो खरीद लिए थे, और उसके बाद से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि यहाँ पर चाइना जो उसकी एक खासियत रही है कि यहाँ पर कर्ज़ों में डुबा दो, मतलब हम यहाँ पर इतना कर्ज़ों में डुबा देंगे सामने वाले को कि अपने आप वो शरणागत हो जाएगा। अब ऐसे सिनारियों में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इंडिया में ऐसा कुछ सिनारियो ना हो, इसीलिए इंडिया ने क्या किया, अपना एफडीआई रूल जो है वो उसमें यहाँ पर चेंजेस ला दिए। अब यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा था कि जो कोरोना वायरस है उसके चलते हम यहाँ पर ये चेंजेस ला रहे हैं। अब पहले कैसा था कि पहले दो तरीके के रूट्स होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक रूट और एक होता है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट मतलब क्या है, आप डायरेक्टली एफडीआई ला सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली आप एफडीआई जो है वो ला सकते हो। और गवर्नमेंट रूट मतलब होता है कि आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती है अगर आपको एफडीआई करना है तो। कुछ क्रूशियल सेक्टर्स होते हैं जैसे कि डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, उसमें यहाँ पर जो गवर्नमेंट रूट है वही लगाया जाता है, ऑटोमेटिक रूट में नहीं होता है क्योंकि वो क्रूशियल सेक्टर्स है। और बाकी जो सेक्टर्स है, मोस्ट ऑफ द सेक्टर ऐसे होते हैं एफडीआई को बूस्ट करने के लिए कि ऑटोमेटिक रूट में ही दे दिया जाता है कि मतलब आपको जितना करना है आप कर सकते हो बिना सरकार की परमिशन के, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। तो अब ऐसे सिनारियों में यहाँ पर जो सेंसेक्स इतना डाउन हुआ है तो उसके चलते यहाँ पर लोग जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जिसके वजह से फ्लक्चुएशन आ सकते हैं, क्योंकि फिर वो जैसे ही सेंसेक्स ऊपर चला जाएगा हो सकता है वो निकाल ले, है ना। तो ये सब कुछ हमें देखने को मिल सकता है, और इसी के चलते यहाँ पर सरकार जो है उन्होंने चेंजेस लाए हैं। क्या चेंजेस लाए हैं कि यहाँ पर जो पाकिस्तान है, मतलब जो भी बॉर्डरिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, जो भी बॉर्डरिंग कंट्रीज है इंडिया को, उनको अगर एफडीआई करना है तो वो गवर्नमेंट रूट से ही करना होगा। समझ रहे हो आप? मतलब यहाँ पर किसी को भी अगर एफडीआई करना है तो गवर्नमेंट रूट से ही करना होगा, मतलब गवर्नमेंट से परमिशन लेनी ही लेनी होगी। और जब यहाँ पर गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर सब स्क्रूटिनाइज हो जाएगा, और स्क्रूटिनाइज हो जाएगा तो ये चाइना को पसंद आएगा क्या? नहीं आएगा। इसीलिए चाइना जो है उसने ये भी कहा था कि डब्ल्यूटीओ जो है उसके नॉर्म्स के विपरीत जा रहा है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो डब्ल्यूटीओ उसके नॉर्म के कहेगा विपरीत, इंडिया जो है उसने जो करना है वो किया। अब यहाँ पर उसको डर लग रहा है इंडिया को, तो किया, है ना। बट ऑब्वियस है कि फ़ायदा ना उठा ले कोई भी, हम यहाँ पर मजबूरी का फ़ायदा जो है वो कोई ना उठा ले, इसलिए ये सब कुछ किया है इंडिया ने, और बिल्कुल सही किया है। ये कोई विपरीत जो है वो नहीं चाहता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है इसके रिगार्डिंग, और ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पर चीज़ें जो है वो बता दी है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अनएक्सपेक्टेड टर्निंग पॉइंट। अनएक्सपेक्टेड टर्निंग पॉइंट, अब देखिए यहाँ पर कोरोना वायरस जो है बहुत बुरी तरीके से स्प्रेड हो रहा है। अब इतना बुरी तरीके से स्प्रेड हो रहा है तो बट ऑब्वियस है कि हमें कुछ अच्छी चीज़ जो है वो करने की ज़रूरत है। अब क्या हम अच्छी चीज़ कर सकते हैं? तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। दो ऑप्शंस क्या है? एक तो ये है कि हमारी जो इकोनॉमी इतनी नीचे जा रही है उसे कैसे ऊपर लाया जाए, दूसरा जो है कोरोना वायरस जो इतना बढ़ रहा है उसे कैसे कम किया जाए। अब यहाँ पर क्रिटिकल प्रॉब्लम जो है वो स्ट्राइक हो रहा है कि यहाँ पर बैलेंस जो हमें मेंटेन करना चाहिए कि स्प्रेड को कर्व कैसे किया जाए और इकोनॉमी जो है उसे फंक्शनिंग में किस तरीके से रखा जाए। इंडिया के जो एफर्ट्स है वायरस को कर्व करने के, वो काफ़ी अप्रिशिएट किए जा रहे हैं। अगर आप केरला का भी मॉडल देखोगे जहाँ पर शुरू हुआ था और बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा था, मतलब मुंबई और केरला में कंपटीशन लग गई थी, ऐसे सिनारियों में मुंबई जो है काफ़ी आगे निकल गया केसेस के मामले में, और केरला जो है उसने अपने आप को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट रख लिया क्योंकि काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ का वहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, काफ़ी कुछ किया जा रहा है। अब ऐसे सिनारियों में अप्रिसिएशन जो है वो तो हो ही रहा है,
लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो अभी भी यहाँ पर चैलेंज है कि यहाँ पर लॉकडाउन से जब हम बाहर निकलेंगे किस तरीके से हम जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है उसे यहाँ पर रखें, जिस तरीके से हमें यहाँ पर हेल्प मिल सके। अब देखिए ऑलरेडी इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 24% पर जा चुका है। 24%, मतलब आप समझ सकते हो कितने ज़्यादा लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है। अब ऐसे सिनारियो में जो कंपनीज है उन्हें यहाँ पर फ़ायदा नहीं हो रहा है, कंपनीज को फ़ायदा नहीं होगा तो ले ऑफ ज़्यादा करेगी। ले ऑफ वो बहुत ज़्यादा करने वाली है और ले ऑफ के साथ साथ यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें क्या वो एम्प्लॉयमेंट देगी? बिल्कुल नहीं देगी, बिल्कुल भी नहीं देगी। तो अब ऐसे सिनारियो में हमें देखना होगा कि किस तरीके से हम सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं, किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को हम सुदृढ़ बना सकते हैं जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एम्प्लॉयड हो। अब ऐसे सिनारियो में यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर पूरा दामोबदार होता है कि वो जो गवर्नमेंट पोस्ट है उसे यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा निकाले। गवर्नमेंट पोस्ट ज़्यादा निकलेगी तो बट ऑब्वियसली क्योंकि वैकेंसीज है, ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ एहसान करेगी यहाँ पर ज़्यादा पोस्ट निकाल कर। हाँ, गवर्नमेंट को कोई एहसान करने की ज़रूरत नहीं, और इंडियंस जो है उनमें इतनी कैपेबिलिटीज़ है कि उन्हें किसी का एहसान जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं है, भले वो सरकार क्यों ना हो। अब ऐसे सिनारियो में जितनी वैकेंसीज़ है, आप IAS की पोस्ट देख लो, उसमें कितनी हज़ारों में वैकेंसीज़ है। ठीक है, जब है हज़ारों में वैकेंसीज़ है, ओवरऑल सारी पोस्ट के लिए हर साल UPSC 1000 कैंडिडेट निकालती है। अब वो भी बात अलग है कि ट्रेनिंग में इतने लोग जो है नहीं लिए जा सकते हैं, 1000 लोग ही ट्रेनिंग में दिए जा सकते हैं या फिर ज़्यादा 1500 लोग। तो अब लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इतनी हज़ारों में जब वैकेंसीज है तो एटलीस्ट उतनी तो निकलनी ही चाहिए जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है। 1500 की कैपेसिटी अगर ट्रेनिंग देने की, 2000 की कैपेसिटी अगर ट्रेनिंग देने की, तो उतनी पोस्ट तो निकलना ही चाहिए, है ना। IAS की पोस्ट ज़्यादा निकालिए, IPS की पोस्ट ज़्यादा निकालिए, जिसकी ज़्यादा वैकेंसीज है उसमें ज़्यादा पोस्ट निकालिए। ऐसा भी हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये भी नहीं हो रहा है ना। और उसी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज पड़ी हुई है, तो उन्हें भी आप फिलअप करने के लिए जो जॉब है वो निकालिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जॉब प्रोवाइड करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे सिनारियो में यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई जाए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अगर नहीं बढ़ेगी ना तो फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो लॉकडाउन है वो 3 मई को ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ पर जो बिजनेसेस है वो यहाँ पर शुरू होंगे। प्राइवेट सेक्टर को हमने यहाँ पर अलाउ करना चाहिए, स्पेशली जो इनफॉर्मल सेक्टर है, स्मॉल फर्म है, उन्हें यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए हमें मौका देना चाहिए। और ख़ास चीज़ जो यहाँ पर जो एक हाईलाइट है इस आर्टिकल की, यहाँ पर जो एक्चुअल में हाईलाइट, मतलब एक्चुअल में ये जो ऑथर है इन्हें जो चीज़ बतानी थी वो ये थी कि यहाँ पर हमें जो रूल ऑफ बिहेवियर है वो यहाँ पर कौन सा इंकरेज करना चाहिए? पार्टिसिपेशन का। पार्टिसिपेशन मतलब सभी लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करो, जितने लोग आना है पार्टिसिपेट करो, जितने लोगों को इकोनॉमी आगे बढ़ाना है पार्टिसिपेट करो, जितने लोगों को यहाँ पर कंपनी ओपन करनी है पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेशन यहाँ पर बढ़ाना चाहिए, ना कि ब्यूरोक्रेटिक परमिशन। हमारे यहाँ पर क्या है, परमिट राज चल रहा है, परमिट राज कि यहाँ पर आओ परमिट लो, परमिट के साथ ही आप काम कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर हमें इससे हटना पड़ेगा। हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा हुआ है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है वो हमें कम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इंटरवेंशन को हम कम नहीं करेंगे तो भैया कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ऐसे सिनारियो में यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक परमिशन जो है वो यहाँ पर नहीं रहनी चाहिए, जो परमिट राज है वो नहीं रहना चाहिए, और लोगों का जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो सके उतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो है वो यहाँ पर रहना बहुत 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 ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर हम फ्रंट पेज देखते हैं, फ्रंट पेज में हमें देखने को मिलता है ये फेसबुक की न्यूज़ है जो हमने यहाँ पर अभी देखी है, अच्छी तरीके से कवर की है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है गवर्नमेंट ने लॉ चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर जो हेल्थ वर्कर जो यहाँ पर कोरोना वायरस के अगेंस्ट में काम कर रहा है, कोविड-19 पर काम कर रहा है, अगर आप उस पर अटैक करते हो तो फिर आपको यहाँ पर 7 साल की जेल हो सकती है और 5 लाख रुपए का फाइन हो सकता है अगर आप गिल्टी फाउंड होते हो तो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा जो चेंज है वो यहाँ पर लाया गया है, क्योंकि बहुत सारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन पर अटैक हो रहे थे कि किसी भी एरिया में वो जा रहे हैं और वहाँ पर जो कोरोना वायरस है, लोग डर रहे हैं कि कोरोना वायरस हमें ना हो जाए, तो उन पर अटैक कर रहे हैं कि हमारे एरिया में मत आओ। अरे भैया, जब आपको कोरोना वायरस होगा उन्हीं के पैर पड़ना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर हेल्थ वर्कर्स पर जो है इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, तो यहाँ पर 7 साल की जेल और 5 लाख रुपए का फाइन जो है वो सरकार की तरफ से लगाया गया है, और ये एक बहुत अच्छा स्टेप सरकार की तरफ से यहाँ पर लिया गया है। उसी के साथ साथ अगर हम आउटब्रेक में देखते हैं तो यहाँ पर जो ईरान है उन्होंने पहला मिलिट्री सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया है, और यहाँ पर ईरान की तरफ से बोला भी गया है कि हमने यहाँ पर फर्स्ट इस्लामिक रिपब्लिक मिलिट्री सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट में लॉन्च कर लिया है। अब यहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं उन्हें टेंशन आ गया। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो है ही बेबाक,
उन्होंने यहाँ पर भाषण दे दिया, उन्होंने यहाँ पर सीधे तरीके से ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर उन्होंने यूएस स्टेट्स मिलिट्री को बोल दिया है कि अगर आपको ईरानियन वेसल कहीं पर भी दिखाई दिए, अगर वो दिखाई दिया आपको कि वो यूएस नेवी शिप्स को हरास कर रहे हैं, तो सीधा ठोक दो, सीधा ठोक दो। इस तरीके से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके द्वारा ही बोला गया है। मतलब इतना जो दुनिया है वो पेंडेमिक में गुजर रही है यार, इतना बुरे अवस्था हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर मतलब लोगों को ये समझ में आना चाहिए, यहाँ पर लोगों की मानसिकता जो है बदलनी चाहिए कि यहाँ पर हमें सबको हारमोनी में साथ में रहना है। यहाँ पर कोई भी श्रेष्ठ है या फिर कोई भी ये नहीं है, नेचर के सामने कौन क्या है। यहाँ पर इतना बड़ा जो आदमी है, जो यूएस का प्रेसिडेंट है, क्या वो भी कोरोना वायरस से बच सकता है? नहीं बच सकता है। तो यहाँ पर हमारी कोई औकात नहीं है, ये लोगों को समझ में आना चाहिए। यहाँ पर हम सबको साथ में मिलकर रहना है, यही जब समझ में आएगा ना, तब यहाँ पर शांति रहेगी, पीस रहेगा और सिर्फ प्यार ही प्यार रहेगा। लेकिन ये अभी भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। अर्थ डे जो है वो भी हमें देखने को मिला है, जिसमें मैं मतलब पर्सनली ऐसा फील करता हूँ कि अर्थ डे के दिन जो अर्थ है वो इससे ज़्यादा खुश मुझे नहीं लगता है कि पिछले कई जो वर्षों में रही होगी। तो ये साल जो अर्थ है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई होगी अर्थ डे पर। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो ट्रम्प है उन्होंने जो इमिग्रेशन बैन है उसे भी यहाँ पर बैक ऑफ किया है। जो इमिग्रेशन है वो यहाँ पर बैन कर दिया जाना चाहिए, ऐसा भी यहाँ पर देखा गया है। तो आइए हम यहाँ पर जो मैप बेस्ड एक्सरसाइज है हमारी वो जानने की कोशिश करते हैं बड़े मैप में। तो ये हमारी खूबसूरत धरती, जूम करते हैं तो हमें भारत जो है वो देखने को मिलता है, और उस स्टेट तक पहुंचने के लिए हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा। और ये है वो राज्य जो मैंने आपसे मैप में पूछा था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है वो स्टेट छत्तीसगढ़। और यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो फॉरेस्टेड स्टेट है, इतना घने फॉरेस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, वाटरफॉल देखने को मिलते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है आपने ज़रूर लिखी होगी। तो ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आता तो आप शेयर ज़रूर कीजिए, MM Academy को डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।